हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको पूरा नहीं कर सके थे। तो इस लेक्चर में हम लोग यानी कि लेक्चर थर्ड में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को कंप्लीट करने वाले हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C6H12O6। इसका मतलब इसके अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होता है। अब इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि इन 6 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है, तो ये सब बिल्कुल आसान है। सबसे ऊपर टॉप कार्बन पे CHO को रखना है, उसके नीचे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और लाइन के नीचे CH2OH लिख देना है। फिर ये जो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं, इस वर्टिकल लाइन पे 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है और फिर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट करना है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H, फिर उसके नीचे H, तो फिर उसके लेफ्ट साइड में OH, फिर उसके नीचे OH तो उसके लेफ्ट साइड में H, फिर उसके नीचे OH तो उसके लेफ्ट साइड में H। इस तरीके से हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन था, ये हमारा सेकंड कार्बन होता है, ये हमारा थर्ड कार्बन होता है, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और लास्ट में हमारे पास ये सिक्स्थ कार्बन हो गया। यानी 6 कार्बन हो गए यहाँ पे। अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट करें तो यहाँ हमारे पास 2 और एक 3 हाइड्रोजन है। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये हमारा 12, यानी कि टोटल हमारे पास 12 हाइड्रोजन हो गए। अगर हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन को काउंट करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास एक, ये 2, 3, 4, 5 और इधर ये एक, ये 6। तो इस तरीके से C6H12O6 का अरेंजमेंट होता है ग्लूकोज के अंदर। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हम ऊपर में देखें तो CHO ये एज इट इज हो गया जैसे था उस तरीके से, और उसके बीच का जो 4 कार्बन है, ये 1 2 3 4, इस पे अगर हम अरेंजमेंट देखें तो इस कार्बन के साथ एक H जुड़ा है, एक OH, यानी यहाँ पे CHOH है। फिर इस वाले कार्बन पे देखें तो हम CHOH कह सकते हैं, इस वाले कार्बन पे भी CHOH और यहाँ पे भी CHOH। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज में जो बीच का 4 कार्बन है वहाँ कंटिन्यूसली CHOH ग्रुप ही जुड़ा हुआ है। तो इसी कारण से बीच में यहाँ पे CHOH 4 कर दिया गया, यानी कि बीच में CHOH 4 यूनिट जुड़ा हुआ होगा। और सबसे लास्ट का जो कार्बन था वो हमारा CH2 यूनिट ही था, तो वो एज इट इज CH2 को मेंशन कर देना है यहाँ पे। इसी को एक दूसरा तरीका भी है, अगर हम सारे कार्बन को अलग अलग दिखाएं तो हम जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कार्बन है वो एल्डिहाइड कार्बन होता है। हम लोग पढ़े थे कि ग्लूकोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर या तो एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, इसीलिए ग्लूकोज के अंदर ये जो एल्डिहाइड है ये मेंशन कराया गया है। तो फर्स्ट कार्बन हो गया एल्डिहाइड कार्बन और सेकंड कार्बन पे CHOH जैसे जैसे था, यानी कि ये जो हर एक टर्मिनल था, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता था, तो उसी को कार्बन कार्बन के बॉन्ड से बस इंडिकेट करा दिया गया। तो ये 3 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम ग्लूकोज के बारे में ये तो देख चुके कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होता है। उसके साथ ही साथ ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप वाला होता है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट है अगर ग्लूकोज, इसका मतलब है कि ग्लूकोज जो होगा ये हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, यानी कि इस ग्लूकोज के अंदर बहुत सारा OH ग्रुप, OH यूनिट जो होगा वो जुड़ा हुआ होगा। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के साथ जो कुछ फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे फर्स्ट है कि ग्लूकोज हमारा एल्डोहेक्सोज होता है, यानी कि एल्डोहेक्सोज का मतलब होता है कि ग्लूकोज एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसके अंदर एक तो एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, साथ ही साथ 6 कार्बन एटम अटैच्ड होता है। इसी कारण से इस ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज कह सकते हैं। उसके बाद कि ग्लूकोज हमारा एक डेक्सट्रोज होता है। तो दोस्तों ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोग ये चीज़ पढ़े थे या आप लोग पढ़े होंगे कि कंपाउंड जो होता है हमारा, अगर ऑप्टिकली एक्टिव के लिए बात किया जाए तो वो या तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है या फिर लिबोरोटेटरी होता है। अगर हम ऐसे समझे तो यहाँ हमारे पास एक सॉल्यूशन रखा गया है, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। तो अगर कोई PPL इस ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास करेगा तो ये सॉल्यूशन इस PPL को क्या करेगा, या तो ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। ये पहले बिल्कुल सीधा था,
फिर ये जब इसको क्लॉकवाइज घुमा देगा, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में घुमा देगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली सॉल्यूशन हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, इसी को हम डी प्लस कहते हैं। और जब यही ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन जब इस पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा, यानी बिल्कुल अभी वर्टिकल था, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड घुमा देगा, तो वो कुछ इस टाइप से निकलेगा सॉल्यूशन से पास होने के बाद। तो ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन को हम लोग लीवो रोटेटरी कहते हैं, उसी को हम एल माइनस से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी कि पीपीएल को यह सॉल्यूशन करेगा क्या कि राइट साइड घुमाएगा, तो राइट साइड रोटेट कराने के कारण ही उसी ग्लूकोज को हम लोग डेक्स्ट्रोज कहते हैं। तो ये सेकेंड फैक्ट हो गया ग्लूकोज से रिलेटेड। जो थर्ड फैक्ट है ग्लूकोज से रिलेटेड वो ये है कि ग्लूकोज जो है वो अर्थ पे पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ग्लूकोज अर्थ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम बात करते हैं कि हम तो ये चीज़ तो देख चुके हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब ऐसा होता है तो आखिर ये स्ट्रक्चर पता कैसे चला? हम ये क्यों नहीं कह सकते थे कि जब फर्स्ट वाले पोजीशन पे OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है तो सेकंड पे भी OH इधर होता, H इधर होता। तो इसके लिए कुछ फैक्ट्स वगैरह किया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया गया था। उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो एविडेंसेस मिला, उन एविडेंसेस के बेसिस पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब का होता है। तो हमको बारी बारी से उन एविडेंसेस के बारे में जानना है कि वो आखिर कैसे आया। तो हम बारी बारी से उनको देखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हुआ क्या कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला एनालिसिस किया गया, जिससे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चला कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है हमारा C6H12O6। यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट जो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला एनालिसिस किया गया लैब में, उससे बस ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला पता चला कि वो केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है। जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें ये देखा गया कि ग्लूकोज का रिएक्शन जब HI के साथ कराया गया और उसको काफ़ी देर तक हीट होने के लिए छोड़ दिया गया, इसी चीज़ को प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कहा जाता है। इसका मतलब कि ग्लूकोज को HI के प्रेजेंस में रख करके लंबे समय तक हीट होने के लिए छोड़ दिया गया। तो जो प्रोडक्ट मिला हमारा वो था हमारा नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब क्या होता है कि सारा का सारा कार्बन जो होगा वो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। यानी जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था उससे बस इतना पता चला कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे। तो हम ये देख चुके हैं कि ग्लूकोज का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे तो वहाँ पे जो 6 कार्बन है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हमारा सेकेंड कार्बन, ये हमारा थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन, ये सारा कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से ही अटैच्ड है। तो चलते हैं हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट की ओर। तो जो थर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराया गया। तो ग्लूकोज का रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराया गया तो उससे ऑक्साइन प्रोडक्ट बनता है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है और ऑक्साइन क्या होता है। तो ये तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड था वो ग्लूकोज हो गया। ये फर्स्ट कार्बन हमारा जो है वो एल्डिहाइडी कार्बन है, C डबल बॉन्ड O और इधर H। फिर बीच में CHOH का 4 यूनिट होता है ग्लूकोज में, ये हम जानते हैं। और आखिरी जो कार्बन होता है वो CH2OH का होता है। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है? तो NH2OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं। अब इसमें हम किए क्या कि H2 को पहले लिख दिया और N को बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये हमारा OH हो गया। तो इस NH2OH का H2 और इस ग्लूकोज का ये जो O है, ये H2 और O एक दूसरे के साथ मिल करके H2O प्रोडक्ट बना लेगा और बाहर निकल जाएगा। और ये जो NOH बच गया वो इस कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एसोसिएट होगा तो इस कार्बन के पास पहले से ही लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन था, वहाँ पे लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्ड का सिंबल था, डबल बॉन्ड दिए। और ये जो हमारा नाइट्रोजन के साथ OH ग्रुप था यानी NOH, ये इस कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास यही बनेगा डबल बॉन्ड N और फिर ये हमारा हो जाएगा OH। बीच में यहाँ पे जो कुछ भी था CHOH का 4 यूनिट, वहाँ पे भी हमारे पास CHOH का 4 यूनिट मिलेगा ही मिलेगा। और नीचे लास्ट में हमारे पास CH2OH बच जाएगा और ये H2 हमारा प्रोडक्ट के तौर पे निकल गया। तो दोस्तों ये जो कंपाउंड होता है हमारा, यही कंपाउंड को हम लोग ऑक्साइन कहते हैं। फिर किया गया कि इसी ग्लूकोज का रिएक्शन कराया गया हाइड्रोजन साइनाइड से।
तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराया गया तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारा वो होता है साइनोहाइड्रीन। अब देखते हैं कि ये साइनोहाइड्रीन क्या होता है। तो ग्लूकोज हमारा हो गया ये C डबल बॉन्ड OH CHOH 4 यूनिट और आखिरी कार्बन CH2OH। हाइड्रोजन साइनाइड HCN को कहते हैं हम लोग। ये HCN हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है। फिर इसका रिएक्शन जब इससे होता है तो देखते हैं कि प्रोडक्ट जो बना वो ये कैसे बना आखिर। दोस्तों ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें एक बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज होने से एक कोवैलेंट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन का था और कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ऑक्सीजन के पास चला गया, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा। इस कार्बन से हम कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज को हम ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के ऊपर जब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस कोवैलेंट बॉन्ड का जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर हम देखते हैं कि ये जो HCN होता है इसमें हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है। अगर HCN का डिसोसिएशन होगा तो ये H प्लस और Cn माइनस के फॉर्म में टूटता है। तो HCN का जो H प्लस होगा वो इसके जो ग्लूकोज था उसके नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा, यानी ये H प्लस इस O माइनस के साथ जाएगा और OH बना लेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कार्बन था उसके साथ राइट साइड में OH बन गया। फिर इस HCN का जो Cn माइनस था वो इस कार्बन यानी कि C प्लस के पास जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस में अट्रैक्शन होगा, तो ये Cn माइनस ये जो हमारा Cn माइनस होगा वो इस वाले कार्बन के साथ जाकर के जुड़ना चाहेगा। तो यही Cn जो था हमारा वो इस वाले कार्बन से जुड़ गया। फिर फर्स्ट कार्बन के पास लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन था, वो एज इट इज हम लोग शो कराएं यहाँ पे, और बीच में CHOH 4 यूनिट होता है, यहाँ पे CHOH 4 यूनिट है। और सबसे आखिरी कार्बन जो होता है हमारा वो CH2OH का होता है, ये हमारा CH2OH हो गया। तो यही जो हमारा कंपाउंड होता है इसी कंपाउंड को हम लोग साइनोहाइड्रीन कहते हैं। तो ये जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ, इस थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमको इतना पता चला, यानी कि जो ऑक्साइम का फॉर्मेशन हुआ और साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हुआ वो केवल और केवल तभी होता है जब जो हम कंपाउंड ले रहे हैं उस कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप हो। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है? तो कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप। जब किसी कंपाउंड के अंदर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है तो इसी ग्रुप को हम नाम देते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमको बस इतना कंक्लूजन निकला कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो वही कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज हैज़ कार्बोनिल ग्रुप। उसके बाद फोर्थ एक्सपेरिमेंट कराया गया। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराया जाता है। तो ग्लूकोज का रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर से होता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। अब ये हमारा ग्लूकोज हो गया, CHOCHOH 4 यूनिट CH2OH। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर लिए तो ब्रोमीन वाटर लेने से ये बना क्या, यहाँ पे हम देखते हैं कि बीच में CHOH 4 यूनिट है, यहाँ पे CHOH 4 यूनिट है, यहाँ पे CH2OH था, यहाँ पे CH2OH है। बस डिफरेंस कहाँ पे है? तो फर्स्ट कार्बन पे। यहाँ हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे CHO था, CHO था, और यहाँ हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे COOH है, यानी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। यानी ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन था हमारा वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, और हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ग्लूकोज था वो उसका इस कंपाउंड में यानी कि ग्लूकोनिक एसिड में, यही कंपाउंड हमारा ग्लूकोनिक एसिड है, यानी इस ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो गया। आखिर इस ग्लूकोज का इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन कौन करवाया? तो ये हमारा ब्रोमीन वाटर कराया। यानी इसी ब्रोमीन वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्यों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे? क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर इस ग्लूकोज का इस ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन करवाया है। और ये हमें याद रखना है कि ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन होता है उसको केवल एल्डिहाइड ही शो करता है। कीटोन ग्रुप कभी भी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को शो नहीं करता है, जिससे ये पता चला कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट था, थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमको इतना बस पता चला था कि ग्लूकोज के अंदर
कार्बोनिल ग्रुप होगा। ये कार्बोनिल ग्रुप ये नहीं पता चला था कि ये एल्डिहाइड का होगा या कीटोन का होगा। तो जब फोर्थ एक्सपेरिमेंट हुआ तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होता है। उसके बाद इस ग्लूकोज का इसके बाद इस ग्लूकोज के साथ फिफ्थ एक्सपेरिमेंट कराया गया। तो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड से कराया गया। तो जिससे जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा वो होता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। इसी को देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा ग्लूकोज हो गया CHO CHOH होल 4 CH2OH। एसिटिक अनहाइड्राइड क्या होता है, तो हम इस कंपाउंड को कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ये इतना जो बस कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, इस CH3 को हटा करके ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम लोग एसिड अनहाइड्राइड भी कहते हैं। खैर ये हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड होता है। तो जब इस एसिटिक अनहाइड्राइड का रिएक्शन ग्लूकोज से हुआ तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनता है। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि जब कभी भी रिएक्शन में अनहाइड्राइड किसी चीज़ का रिएक्शन जब अनहाइड्राइड से होता है और एसिटेट बनता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस एसिटाइलेशन रिएक्शन में होता क्या है कि अगर कभी एक एसीटेट का फॉर्मेशन होगा तो एक एसीटेट का फॉर्मेशन तभी होगा जब अनहाइड्राइड एक OH ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ पे दो एसीटेट यानी कि डाई एसीटेट का फॉर्मेशन तभी होता जब ये अनहाइड्राइड दो OH ग्रुप के साथ कंबाइन करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पेंटा एसीटेट बन रहा है इसका मतलब ये पेंटा एसीटेट तभी बना होगा जब इस अनहाइड्राइड का रिएक्शन 5 OH ग्रुप से हुआ होगा। तो 5 OH ग्रुप से होने के कारण ही इससे ये जो कंक्लूजन होता है उस कंक्लूजन में हमें बस इतना पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप जुड़ा होता है और इसी OH को हम हाइड्रोक्सी कहते थे। यानी ग्लूकोज के अंदर बहुत सारा OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। इसी कारण से तो हम लोग इस ग्लूकोज को या फिर कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी भी बोलते थे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा OH ग्रुप होता है। और ये प्रोडक्ट बना कैसे, तो ये भी समझना बहुत ही आसान है। यानी कि जहाँ जहाँ OH ग्रुप अवेलेबल था ये OH नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो C डबल बॉन्ड OH के फॉर्म में होता है, OH एक साथ कंबाइन नहीं होता है। इसी कारण से इसमें हम ये नहीं बोलेंगे जो फर्स्ट कार्बन में OH ग्रुप है, नहीं होता है। तो आखिर जो इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन होता है उसमें OH ग्रुप होता है। यानी यही 5 OH ग्रुप है और यही 5 OH ग्रुप इस अनहाइड्राइड को इसी के साथ रिएक्ट करके एसीटेट का फॉर्मेशन करता है तो पेंटा एसीटेट बन जाता है। अब ये OH कैसे जुड़ेगा, तो इस एसिटिक अनहाइड्राइड में ये जो OC डबल बॉन्ड OCH3 यूनिट होता है ये पूरा यूनिट इस OH को रिप्लेस कर देगा जहाँ जहाँ OH होगा ग्लूकोज के अंदर। तो OH यहाँ 4 यूनिट के पास था और यहाँ लास्ट वाले कार्बन के पास था। तो उसी 4 कार्बन बीच का वहाँ पे OC डबल बॉन्ड OCH3 और लास्ट वाले कार्बन को ये जो यूनिट होता है OC डबल बॉन्ड OCH3 इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। तो यही हमारा कंपाउंड बनता है और इसी कंपाउंड को हम ग्लूकोज पेंटा एसीटेट भी कहते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसका कंक्लूजन क्या था कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप होता है। तो 5 OH ग्रुप हो गया, ये चीज़ पता चल गया। फिर ग्लूकोज का रिएक्शन जो था, ग्लूकोज का और ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन कंसेंट्रेटेड HNO3 से कराया गया। तो ग्लूकोज या ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन जब कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा सैकरिक एसिड। तो दोस्तों ये हमारा तो ग्लूकोज हो गया CHO CHOH होल 4 CH2OH। इसका रिएक्शन जब HNO3 के साथ कराया गया यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये प्रोडक्ट बनता है, इसको कहते हैं सैकरिक एसिड। इसमें याद रखना बिल्कुल आसान है कि सैकरिक एसिड होता क्या है। तो सैकरिक एसिड में देखते हैं कि जो कार्बन जो ग्लूकोज में जो बीच का कार्बन होता था 4 CHOH का 4 यूनिट वो एज इट इज रहता है सैकरिक एसिड में भी। फिर फर्स्ट कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो यहाँ CHO था तो ये COOH हो जाता है। फिर आखिरी जो कार्बन था उसमें भी एक ऑक्सीजन था तो यहाँ भी हमको 2 ऑक्सीजन यानी कि COOH यूनिट को जोड़ देना है। तो जब ग्लूकोज में फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे ही जब C डबल बॉन्ड OH यूनिट जुड़ जाए तो वही कंपाउंड हमारा सैकरिक एसिड होता है। यही सैकरिक एसिड तब भी बनता है जब हम ग्लूकोनिक एसिड
ये जो ग्लूकोनिक एसिड जो बनना था हमारे पास स्टेप 4 में, यानी कि फोर्थ रिएक्शन में, ये वही हमारा ग्लूकोनिक एसिड है जिसमें फर्स्ट कार्बन पे केवल C डबल बॉन्ड OH रिप्लेस कर जाता है ग्लूकोज के साथ। तो ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड था। तो इसी ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन भी जब HNO3 के साथ हुआ तो HNO3 के साथ होने से भी सैकरिक एसिड ही बनता है। और इससे जो बस कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि ग्लूकोज के पास एक 1 डिग्री OH होगा, यानी एक प्राइमरी अल्कोहल होगा। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब कि ग्लूकोज के अंदर एक OH ग्रुप ऐसा होगा, जैसे हम ये देखें तो ये हमारा ग्लूकोज था, इसमें अगर हम सबसे लास्ट वाले OH ग्रुप को देखें तो ये OH ग्रुप ऐसा है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है तो ये OH ग्रुप हमारा इसी कार्बन से जुड़ा है। तो OH जो है इस जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अल्कोहल हमारा प्राइमरी अल्कोहल हुआ। अगर ये OH जिस कार्बन से जुड़ा होता, जैसे सपोज करें कि अगर हम ग्लूकोज में देखें, अगर ग्लूकोज में हम अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो जानते हैं कि फर्स्ट हमारा CHO होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस वर्टिकल लाइन पे अगर हम देखें तो हम करते क्या है कि 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और सबसे नीचे हम लोग CH2OH यूनिट डालते हैं। फिर फर्स्ट वाले कार्बन पे OH, सेकेंड पे H, थर्ड वाले पे हम लोग फिर OH और आखिरी वाले फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी हम लोग OH देते हैं। फिर सबका ऑल्टरनेट पोजीशन पे HOH करते हैं। जैसे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड OH तो लेफ्ट साइड H, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड H तो लेफ्ट साइड OH, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड OH तो लेफ्ट साइड H और फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड OH तो लेफ्ट साइड H। इस तरीके से होता है। तो अगर हम इन OH ग्रुप को देखें तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यानी ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन को हम और देखें कि ये कार्बन और कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और साथ ही ये कार्बन एक नीचे इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि ये जो OH है ये हमारा 1 डिग्री OH नहीं है, ये हमारा 2 डिग्री OH है। लेकिन जो हमारा फोर्थ रिएक्शन हुआ था उससे कंक्लूजन क्या निकला कि ग्लूकोज के अंदर 1 डिग्री OH होता है, यानी कि एक OH ऐसा होगा जो 1 डिग्री होगा, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल होता है, यानी कि सबसे लास्ट में एक OH होगा ही होगा। तो इतना चीज़ पता चला और इन सारे रिएक्शन से, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। जैसे अगर हम फिर से थोड़ा सा इसी चीज़ को अगर रिकॉल करें तो हम देख सकते हैं कि सबसे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ उस फर्स्ट वाले से हमको क्या पता चला, उससे बस इतना पता चला मॉलिक्यूलर फार्मूला एनालिसिस से कि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। जब सेकेंड रिएक्शन हुआ ग्लूकोज का प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कराया गया तो ग्लूकोज के प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से क्या बना था, तो ग्लूकोज के प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से जो प्रोडक्ट बना था हमारा वो नॉर्मल हेक्सेन था। और उससे बस क्या पता चला कि ग्लूकोज के अंदर का जो भी 6 का 6 कार्बन एटम था वो 6 का 6 कार्बन एटम एक सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड होगा। ग्लूकोज का सारा 6 का 6 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड होता है। फिर अगर हम और देखें कि ग्लूकोज में जब हम लोग थर्ड रिएक्शन कराया गया था तो थर्ड रिएक्शन से एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था, तो उससे बस हमको इतना पता चला था कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये पता नहीं चला कि वो कार्बोनिल एल्डिहाइड का होगा या कीटोन का होगा। फिर जब फोर्थ रिएक्शन कराया गया ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से, तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होने के कारण क्या बनता था, तो बनता था ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड जो बनता था उससे कंक्लूजन क्या निकला, तो उससे कंक्लूजन बस इतना निकला था कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता था। फिर इसी ग्लूकोज का रिएक्शन किससे कराया गया, तो ग्लूकोज का रिएक्शन कराया गया था एसिटिक अनहाइड्राइड से। तो एसिटिक अनहाइड्राइड से ग्लूकोज का रिएक्शन होने के कारण ही हुआ क्या कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना था। और पेंटा एसीटेट बनने से कंक्लूजन क्या निकला कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होगा। और सिक्स्थ से जो कंक्लूजन निकला कि वो कि ग्लूकोज के अंदर एक हमारे पास 1 डिग्री OH होगा। 1 डिग्री OH का मतलब कि ग्लूकोज के पास एक प्राइमरी अल्कोहल भी होगा।
तो इतने चीज़ों के पता चलने के बाद से ही ये कंक्लूजन निकाला गया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, और तब जाके हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्लियर हो पाया था। तो आई होप दोस्तों ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा देखते हैं जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के कुछ नीचे दे रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ फीचर रिप्रेजेंटेशन कुछ कंपाउंड का किया गया है, जिसमें ग्लूकोज का, ग्लूकोनिक एसिड का और सैक्रिक एसिड का फीचर रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। ये फीचर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये नॉर्मल है। जैसे हम देखें तो ग्लूकोज का हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड होता था जिसमें फर्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH होता था, बीच में CHOH 4 यूनिट और आखिरी में CH2OH ग्रुप होता था। फिर अगर हम थर्ड वाला देखें सैकरिक एसिड, तो सैकरिक एसिड में फर्स्ट और जो सबसे लास्ट कार्बन होता था दोनों पे C डबल बॉन्ड OH होता था और बीच में CHOH 4 यूनिट होता था। अब हम इनका फीचर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना सीखते हैं। दोस्तों फीचर रिप्रेजेंटेशन का जनरल अगर हम मतलब समझें तो फीचर रिप्रेजेंटेशन में अगर देखें तो फीचर जो थे वो साइंटिस्ट थे, वो किए क्या कि इन 3D कंपाउंड का वो 2D प्लेन में रिप्रेजेंटेशन करना सिखाए थे। यानी फीचर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, तो 3D को 2D में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसी को हम लोग फीचर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब फीचर किए क्या कि अगर ग्लूकोज का फीचर रिप्रेजेंटेशन अगर कोई बोले बनाने को, तो वो बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है कि फर्स्ट कार्बन जो है इसका एज इट इज़ आपको रिप्रेजेंट कराना है CHO, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, सबसे नीचे क्या है CH2OH लिख देना है वहाँ पे। उसके बाद 4 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ये हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। फिर फर्स्ट कार्बन पे OH देना है, सेकंड कार्बन पे H, फिर जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके राइट साइड में OH देना है, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में H, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में फिर से OH और फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन के भी राइट साइड में OH। फिर इसी OH और H का ऑल्टरनेट ले लेना है, यानी कि ये जो हमारा फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके राइट साइड में OH तो लेफ्ट साइड में H, यहाँ राइट साइड में OH तो लेफ्ट साइड में H, सेकेंड वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड में H तो लेफ्ट साइड में OH, और फर्स्ट वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड में OH तो लेफ्ट साइड में H। तो दोस्तों यही जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये फिशर रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर ग्लूकोज का जब ये देखा गया कि हम ग्लूकोज में ये देखें अभी स्ट्रक्चर से कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होता है, तो ये 5 OH ग्रुप जो है ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5 ये अरेंज्ड कैसे होगा, तो इनके प्रॉपर्टी का स्टडी किया गया और इनके प्रॉपर्टी के स्टडी से ही ये पता चला कि इन पांचों OH का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। तो फिशर जो थे ये साइंटिस्ट यही सबसे पहले ग्लूकोज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किए थे। तो यही हो गया ग्लूकोज का फिशर रिप्रेजेंटेशन। अगर सपोज करें कि हमको ग्लूकोनिक एसिड का फिशर रिप्रेजेंटेशन करना है तो फिर से ये बिल्कुल सिंपल है। फिर करना क्या है कि सबसे ऊपर देख रहे हैं यहाँ COOH है तो COOH लिखना है, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, सबसे नीचे हमारे पास CH2OH है तो सबसे नीचे हम CH2OH लिख देंगे। फिर इसके अंदर CHOH 4 यूनिट है तो हम करेंगे क्या, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर फर्स्ट पे राइट में OH तो लेफ्ट में H, सेकंड के राइट में H तो लेफ्ट में OH, थर्ड के राइट में OH तो इसके लेफ्ट में H, और फोर्थ के राइट में OH तो लेफ्ट में H। ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, बस डिफरेंस कहाँ है, तो फर्स्ट कार्बन पे यहाँ CHO है, इधर फर्स्ट कार्बन पे COOH। ये हो गया ग्लूकोनिक एसिड का फिशर रिप्रेजेंटेशन। अगर हम सैकरिक एसिड का फिशर रिप्रेजेंटेशन करें तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन देखना है क्या है, तो COOH है तो यहाँ COOH को ड्रॉ करना है। फिर एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और सबसे आखिरी वाले कार्बन पे क्या है, तो आखिरी में भी C डबल बॉन्ड OH है उसको फिर से यहाँ लिख देना है। उसके बाद फिर हमको बीच में 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है और उसी हिसाब से सब कुछ को बिल्कुल इक्वली ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट पे OH H OH OH, और फिर इसी का ऑल्टरनेट ले लेना है, तो OH H OH H H OH OH H। ये जो हो गया
ये सैक्रिक एसिड का फिशर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो हमको थोड़ा सा फिशर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना था कि फिशर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्या कि हमें ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है कि ये जो हमारा ग्लूकोज का फिशर रिप्रेजेंटेशन था कि आखिर इसका एक्चुअल नाम क्या होता है। हम तो बस जानते हैं कि ये ग्लूकोज होता है, लेकिन इस ग्लूकोज का जो नाम होता है वो कैसे लिखते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज होता क्या है। तो ये हमारा डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज का मतलब कि ये करेगा क्या, ये डी प्लस होगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। मतलब कि जब इस ग्लूकोज के सॉल्यूशन से हम लोग पीपीएल को पास कराएंगे तो वो उसको क्या करेगा, तो ये जो होता है वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है, इसी कारण से ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रोज होता है। और उसी के बेसिस पे हम कुछ इसका नेमिंग करते हैं। तो इसका जब हम नेम लिखेंगे तो इस ग्लूकोज का जो नेम लिखा जाता है वो लिखा जाता है डी डैश, फिर यहाँ पे प्लस, फिर डैश, और फिर यहाँ पे ग्लूकोज। अब ये डी प्लस ग्लूकोज, इसमें हम देखें तो यहाँ पे डी और प्लस आ रहा है। हमें इतना जानना है कि ये डी किस चीज़ को इंडिकेट करता है और ये जो हमारा प्लस है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है। डी और प्लस किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इतना बस जानना है। तो दोस्तों ये जो प्लस साइन होता है, ये प्लस साइन किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए या तो ये स्मॉल डी लिख सकता है या प्लस का साइन दे सकता है। दोनों का मतलब होता है कि जो सोल्यूशन हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि इसी डी के जगह पे यहाँ पे इसी कंपाउंड को, ये डी प्लस ग्लूकोज भी हम इस ग्लूकोज के लिए इसका नेमिंग कर सकते हैं, और साथ ही इसी प्लस के जगह पे हम लोग स्मॉल डी भी लिख सकते हैं। ये स्मॉल डी भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी को इंडिकेट कराता है और ग्लूकोज हमें एज इट इज लिख देना है। यानी ये है प्लस और स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है कि जो ग्लूकोज हमारा होता है वो ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। यानी कि स्मॉल डी या फिर जो प्लस का साइन होता है ये इतना इंडिकेट करता है कि जो हमारा ग्लूकोज है ये ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसका मतलब कि ये करेगा क्या कि जब इसके अंदर से कोई ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन के अंदर से, ग्लूकोज के अंदर से जब हम पीपीएल को पास कराएंगे तो पीपीएल को ये क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन करा देता है। इसी कारण से इसको प्लस या फिर स्मॉल डी लिखा जाता है। अब है कि आखिर ये कैपिटल डी किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो कैपिटल डी का दोस्तों डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने से कोई लेना देना नहीं होता है। इस कैपिटल डी का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता है। कैपिटल डी का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता है। अब हम ये समझें कि ये आखिर रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, तो ये जो हमारा कैपिटल डी होता है ग्लूकोज के अंदर, वो ग्लूकोज के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करता है। कैपिटल डी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करता है। अब हम ये देखते हैं कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किसी न किसी को रिफरेंस मान करके ड्रॉ किया जाता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किसी न किसी को रिफरेंस माना जाता है। तो वो जो रिफरेंस होता है वो रिफरेंस है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड। अब हम ये देखते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड आखिर होता क्या है। तो ग्लिसरल्डिहाइड जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। उसमें होता है सबसे पहले CHO, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बीच में बस एक ही वर्टिकल लाइन देना है। इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड हमको OH इंडिकेट कराना है, तो लेफ्ट साइड H करा देंगे, और जो सबसे नीचे वो हमारा CH2OH ही होता है। फिर ये जो ग्लिसरल्डिहाइड होता है इसका 2 इनैंशियोमर होता है। अब इनैंशियोमर क्या होता है, तो ये आप लोग जब आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे तो आइसोमेरिज्म में ये चीज़ आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो ये चीज़ आप लोग को बाद में हो सकता है पढ़ाया जाए आपके टीचर्स के जरिए।
तो अगर हम ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर समझे तो ग्लिसरल्डिहाइड का एक तो दो इनैंशियोमर्स होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो सबसे पहले CHO, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है, नीचे CH2OH ड्रॉ करना है, बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन देना है, उसके राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में H देना है। अब इसका दो इनैंशियोमर है, मतलब इस ग्लिसरल्डिहाइड का दो टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। वो कैसा होगा, तो फिर से करना क्या है कि एक CHO को लिखना है, एक वर्टिकल लाइन देना है, सबसे नीचे हमें CH2OH लिखना है, बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन देना है, और जो पहले स्ट्रक्चर में हम लोग अरेंजमेंट किए थे उसी अरेंजमेंट का मिरर इमेज ले लेना है। मिरर इमेज का मतलब कि ये H अभी जो फिलहाल था ये लेफ्ट साइड था और OH राइट साइड है, तो मिरर इमेज लेंगे तो लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि लेफ्ट वाला राइट साइड दिखेगा हमको और ये जो राइट वाला था ये हमें लेफ्ट साइड दिखेगा। यानी ग्लिसरल्डिहाइड इन दो स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इस ग्लिसरल्डिहाइड को हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग कहते हैं माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड का दो फॉर्म पाया जाता है, एक को कहते हैं हम लोग प्लस ग्लिसरल्डिहाइड और इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। इसी के रेफरेंस में किसी कंपाउंड को या तो कैपिटल D लिखा जाता है या कैपिटल L लिखा जाता है। इसी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड को प्लस के जगह पे कैपिटल D भी लिखा जाता है, यानी इसी ग्लिसरल्डिहाइड को हम लोग डी ग्लिसरल्डिहाइड भी लिखेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी को माइनस के जगह L लिखा जाता है, L ये अपना ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, इससे ये समझ लीजिएगा। तो प्लस ग्लिसरल्डिहाइड को ही डी ग्लिसरल्डिहाइड लिखा जाता है और माइनस ग्लिसरल्डिहाइड को L ग्लिसरल्डिहाइड लिखा जाता है। इसी के रेफरेंस में होता क्या है कि किसी कंपाउंड के पहले कैपिटल D या कैपिटल L लगाया जाएगा। अब उसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ये देखिए कि ये जो हमारा है ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये ग्लिसरल्डिहाइड का सेकंड कार्बन है और ये ग्लिसरल्डिहाइड का हमारा थर्ड कार्बन है। यहाँ सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तो ये हमारा लास्ट कार्बन हुआ, ये हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन हुआ। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे जब हम ये कह सकते हैं कि OH जब राइट साइड है तो इस कंपाउंड में का नाम क्या हुआ, तो हुआ ये कैपिटल D ग्लिसरल्डिहाइड। फिर इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, सेकेंड लास्ट कार्बन ये है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो ये लास्ट कार्बन हुआ, ये हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन हुआ। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड में है। तो OH ग्रुप जब लेफ्ट साइड में होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो इसी को हम कहते हैं कैपिटल L। इसी के रेफरेंस में किसी कंपाउंड को हम लोग या तो कैपिटल D कहते हैं या कैपिटल L। यानी किसी कंपाउंड को अगर हमको चेक करना है कि वो कंपाउंड हमारा कैपिटल D है या कैपिटल L है, जैसे सपोज करें कि हम इस ग्लूकोज की बात करें, तो यहाँ पे हम ग्लूकोज को देख रहे हैं, हम इसका स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज क्या होता है, तो सबसे टॉप पे CHO, एक वर्टिकल लाइन देते हैं, नीचे हम लोग CH2OH को लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चार हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट पे OH राइट में, फिर H, फिर OH, फिर OH। इसी का ऑल्टरनेट पोजीशन पे H लेते हैं, इधर OH तो इधर H, इधर H तो इधर OH, इधर OH तो इधर H। अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखें तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन हुआ, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, ये फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये हमारा सिक्स्थ कार्बन। तो ये सिक्स्थ कार्बन है, इसका मतलब है कि ये लास्ट कार्बन है। तो ये फिफ्थ कार्बन हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन। और सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH जो है, ये OH यूनिट अगर हम देखें, सेकेंड लास्ट कार्बन का जो OH यूनिट है, सेकेंड लास्ट कार्बन ये रहा, इस पे OH यूनिट राइट साइड है। तो हम जानते हैं कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH जो है ये OH राइट साइड है, तो इसी कारण से हम इसको कैपिटल D कहते हैं। और इसी कारण से इसका जो नाम लिखाता है वो हम लिखते हैं कैपिटल D प्लस और फिर ग्लूकोज।
यानी कि ये जो कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH जो है ये हमारा राइट साइड होता है। अगर किसी कंपाउंड के नेमिंग में यहाँ कैपिटल L लिख दे, इसका मतलब समझना है कि उसका जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, उस सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप जो होगा वो उसके लेफ्ट साइड में होगा। लेकिन चूंकि ग्लूकोज का नाम D+ ग्लूकोज होता है, इसका मतलब है कि ग्लूकोज के अंदर जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा उस पर OH ग्रुप राइट साइड होता है। तो ये था, यानी इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखें, तो एक तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में सीखें कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और हम क्या सीखें, उसके बाद हम सीखें कि हम फिशर रिप्रेजेंटेशन कैसे ड्रॉ करें, कि किसी कंपाउंड का अगर फिशर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना होगा तो उसके लिए क्या टेक्निक होता है। फिर उसके बाद हम लोग ग्लूकोज का नेमिंग सीखें कि उसका नेमिंग कैसा होता है, उसमें डी का प्लस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर जो ये डी इन्वॉल्व है या फिर प्लस इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये जो साइन रहता है प्लस या माइनस का, ये साइन ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बतलाता है हमें। और ये जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कैपिटल डी या फिर कैपिटल एल लिखा मिलेगा, ये कैपिटल डी या कैपिटल एल आपको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंडिकेट करता है। यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, तो अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड है तो उसके जगह पे कैपिटल डी लिखना है। और अगर किसी कंपाउंड के अगले जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे वहाँ हो सकता है कि किसी कंपाउंड के सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH जो है वो लेफ्ट साइड होगा, तो वहाँ हम कैपिटल L ही लिखेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप और भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से अभी जो पिछले लेक्चर्स का भी जो PDF डाला गया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। तो अभी आप लोग को जो कुछ भी वीडियो के जरिए समझाया जा रहा है, आप उसको पॉज करके और उससे अपना नोट्स बनाते चलें, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आपका जो भी सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।